नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग कैट के चैलेंजेज एंड अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। कैट के सामने क्या चुनौतियां हैं, क्या अवसर है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। इससे पहले हम लोग कैट का फाउंडेशन पढ़ चुके हैं, आर्टिकल्स के प्रावधान पढ़ चुके हैं, कॉन्स्टिट्यूशंस के 148, 149, 150, 151, आर्टिकल नंबर 279, शेड्यूल नंबर 3, शेड्यूल नंबर 6, ये सारे प्रावधान हम लोगों ने पढ़ लिया। हम लोग जान चुके हैं कि कैग जो भारत का कैग होता है वो भारत के शुद्ध आय को आकलित करने वाला फाइनल पर्सन है। तो ये सारे बेसिक्स हम लोग 2 वीडियोस में देख चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे उसके सामने क्या क्या चुनौतियां हैं और अपॉर्चुनिटी भी क्या है, अवसर भी क्या है, और किस तरह से कैग के कार्यकाल में, कार्य क्षमता में सुधार लाया जाए, कैसे इसको रिफॉर्म और कर ज़्यादा भारत के लिए अच्छा ऑडिटिंग इंस्टीट्यूट बन सके। तो इसके बारे में हम लोग पूरी टॉपिक्स में अध्ययन करेंगे। तो इसके सामने जो पहला चुनौती है वो हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर, ऑडिट कॉम्प्लेक्स ड्यू टू द करप्शन एंड मैल एडमिनिस्ट्रेशंस, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू डिटेक्ट। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि भारत में जो अपराध होते हैं या तो प्रशासन है, इसको पता लगाना बहुत कठिन है, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू डिटेक्ट। इसको पता लगाना कठिन काम है और यही कारण है कि इसका ऑडिटिंग भी करना जटिल काम है। यानी अपराध और कुप्रशासन के कारण जो ऑडिटिंग का जटिलता है और बढ़ गई है। तो ये चुनौती है कैग के सामने कि क्या इन अपराध और कुप्रशासन के समक्ष हम कैसे अकाउंट्स का अच्छे ढंग से ऑडिटिंग करें। तो ये पहला चुनौती हम लोग के पास दिख रहा है। दूसरा आप देख रहे हैं वर्किंग नेचर, जो वर्किंग नेचर है, लगातार कैग का जो क्षेत्र है, दायरा है, वो उसका सीमा जो एम्बिट कहलाता है बढ़ता जा रहा है। आज देख रहे हैं क्लाइमेट फंडिंग से लेकर पीपीपी तक, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप तक जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, एंटिटी हैं, वो सब कैग के कार्य क्षेत्र में आ रहे हैं। कैग को उनका भी ऑडिटिंग करना, तो इसके पास नई चुनौतियां हैं कि कैसे इन सभी संस्थाओं को ऑडिटिंग किया जाए, इसके लिए क्या पैरामीटर्स बनाया जाए। और अवसर भी है कि भारत के ज़्यादा से ज़्यादा जो इंस्टीट्यूट हैं कैग के स्क्रूटनी के दायरे में आए। एक चुनौती भी है और कैग के लिए बेहतर करने का अवसर भी प्रदान करता है। इसी प्रकार से आप देख रहे हैं, इसी से जुड़ा हुआ एक पॉइंट है, अनप्रेसिडेंटेड अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंजेस। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि अभूतपूर्व, अनप्रेसिडेंटेड, अभूतपूर्व चैलेंज और अपॉर्चुनिटी कैग के सामने खड़ा हो गया। क्यों खड़ा हो गया है? क्योंकि हम लोग पास कई कारण उसके दिख रहे हैं। अपराध है, कुप्रशासन है, उसका एरिया बहुत डायमेंशन बढ़ रहा है उसका ऑडिटिंग करने का। तो ये सब पॉइंट्स दिख रहे हैं कि कैग के सामने अभूतपूर्व चुनौती उत्पन्न हो गई है, जिसको कैग को सामना करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो चुनौती हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, नो क्राइटेरिया। क्राइटेरिया कोई मानदंड नहीं है, प्रोसीजर्स भी नहीं है, प्रक्रिया भी नहीं है अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ कैग। यानी कैग के नियुक्ति के संदर्भ में कोई पैरामीटर्स नहीं बनाया गया है। सीधे प्राइम मिनिस्टर नेम को सजेस्ट कर देते हैं और प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देते हैं। तो इसके लिए कोई मानक नहीं बनाया गया है कि कैग बनने का क्या मानक होना चाहिए। तो ये एक चुनौती है इसके पोस्ट के लिए। इसके लिए कुछ पैरामीटर्स तय करें, जैसा कि हमारे एल.के. आडवाणी ने इसको रिफॉर्म के संदर्भ में बताया भी है, जिसको हम लोग रिफॉर्म में बात करेंगे, रिफॉर्मेशन में, कि इस अपॉइंटमेंट प्रोसीजर्स को कैसे अच्छा बनाया जाए। ये एल.के. आडवाणी का, विनोद राय का इस पर सजेशन दिया है। हमारे गृह में कैग विनोद राय ने भी इस पर सजेशन दिया है। एल.के. आडवाणी ने 2013 में सजेशन दिया है कि व्हाट टू डू अबाउट द
अपॉइंटमेंट ऑफ द कैग, क्या किया जाए कैग के नियुक्ति के संदर्भ में, क्या हम लोग को प्रोसीजर्स बनाना पड़ेगा, उसके लिए क्या हम लोगों को मानदंड चाहिए। तो ये नियुक्ति के संदर्भ में मानकता और प्रक्रिया की उसके सामने चुनौती है इस पोस्ट के लिए। नेक्स्ट आप देखिए, जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग को डिस्कस करना है, डिफिकल्टी टू एसेस टू कॉल फॉर एनी अकाउंट। तो आप देखेंगे कि कैग को यदि किसी आवश्यक अकाउंट की मांग है, नीड है उसको चेक करने के लिए, तो बहुत बार उसको टाइमली अवेलेबल नहीं किया जाता है, या हो सकता है कि वो इंस्टीट्यूट देने से भी मना कर देता है। तो इसके लिए कोई टाइम बाउंड कोई प्रोसेस नहीं, तो ये इसके लिए देखेंगे चुनौती है। तो इसके बारे में हम लोग एक नया चुनौती जानेंगे कि किसी खाते तक पहुंच में कठिनाइयां हैं, उसके किसी खाते तक पहुंच में उसको कठिनाइयां फेस करना है और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि जब खाता तक एक्सेसिबिलिटी ही अगर कैग का नहीं होगा तो इसका मतलब है कि इन द मीनिंग ऑफ द राइट ऑडिट, सही ऑडिट होने का मीनिंगलेस हो जाएगा, मीनिंग ही नहीं निकलेगा। जब खाता ही नहीं तो मीनिंग क्या जांच होगी। तो इसमें आप देखेंगे कि इस तरह का डिफिकल्टी फेस करता है हमारा भारत सरकार का कैग। तो ये आप पॉइंट से याद रखेंगे। नेक्स्ट है, इस डिनाई और डिले से ही रिलेटेड कर बात है। कुछ आप देखेंगे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट ऑफिसेस, इंटरप्राइजेस उनको टाइमली नहीं दे रहे हैं। जैसे हम लोग नागरिकों के पास, सिटीजन के पास, हम लोग के पास RTI है, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार है, और इसे सूचना का अधिकार एक्ट 2005 के द्वारा हम लोग कोई सूचना मांगते हैं तो उसको 1 मंथ में अवेलेबल करा दिया जाता है, मैक्सिमम 1 मंथ में। अदरवाइज कुछ रीजन बताना पड़ेगा कि हम क्यों नहीं इंफॉर्मेशन दे पा रहे हैं। तो ये उसके लिए आप देखेंगे मानकता है। ऐसा ही कैग के संदर्भ में भी होना चाहिए। कैग को भी विदिन 7 डेज में वो अकाउंट अवेलेबल कराना चाहिए, या कैग को जो भी अकाउंट की नीड है फॉर द ऑडिटिंग वो एक देना चाहिए। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि डीलिंग और डीआई से ही एक जुड़ा हुआ एक और चुनौती ही है, उसी से जुड़ा ही हुआ है कि इसमें हम लोग नो टाइम बाउंड, नो टाइम ड्यूरेशन हम लोग दे रहे हैं टू गेट द राइट अकाउंट। सही अकाउंट तक पहुंच होने की हमने कोई उसको टाइम बाउंड नहीं दिया। तो ये होना चाहिए, टाइम बाउंड उसको अवेलेबल कराइए, सही समय पर ऑडिट करने के लिए अकाउंट को अवेलेबल कराइए। तो ये भी बहुत जरूरी है। डिले ना करिए, डिनाई न करिए, अदरवाइज मूल्यांकन सही नहीं हो पाएगा। सही ऑडिटिंग के रास्ते में इसके सामने ये चुनौतियां हैं। नेक्स्ट आप देखिएगा 2015 में ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस हुआ था अबाउट द पब्लिक अकाउंट कमिटी ऑफ द स्टेट, यूनियन टेरिटरी और सेंट्रल। 2015 में केंद्र, राज्य, यूनियन टेरिटरी के पब्लिक अकाउंट कमिटी का एक कॉन्फ्रेंस बुलाया गया और उसमें बात की गई कि जो कैग होते हैं, भारत के जो कैग हैं, इनके लिए कंप्लीट इंडिपेंडेंसी मिलना चाहिए, पूर्ण स्वतंत्रता होना चाहिए, जैसा कि यूके और ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। तो ऐसा होना चाहिए। हमारे भारत में वो नहीं है, कंप्लीट इंडिपेंडेंसी नहीं है। तो ये भी बात होनी चाहिए। चैलेंज है सुधारने के लिए। पीएससी ने भी इस पर दिया है, उसने बताया है इस संदर्भ में कि जो कैग का अपॉइंटमेंट हो विदाउट ए कंसल्टिंग विद द पीएससी नहीं होना चाहिए, यानी बिना पीएससी के सलाह के कैग का चयन नहीं होना चाहिए। पीएससी जो पब्लिक अकाउंट कमिटी लास्ट जो कमिटी है फॉर द फाइनल ऑडिटिंग, अंतिम अभिलेखन के लिए, तो उसका भी सजेशंस को हम लोग माने। तो ये भी पॉइंट्स हम लोगों को ध्यान देना है।
और इसके संदर्भ में उसने बताया है पीएससी की इसके लिए हम लोग को कैग एक्ट में सुधार करना पड़ेगा। 1971 एक्ट में सुधार करना पड़ेगा, जो हम लोगों ने पढ़ा था, ड्यूटी पावर एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज एक्ट 1971। तो ये सब बातें हैं। नेक्स्ट देखिएगा, हम लोग जैसा कि जानते हैं कि कैग का कार्यकाल 6 इयर्स और 65 इयर्स, 6 इयर्स तक टेन्यूर होता है उनका, या 65 इयर्स तक का, विच एवर इज द अर्लियर, जो कुछ भी पहले हो जाए, 6 साल उनका या तो कंप्लीट हो जाए या अपना एज 65 इयर्स कंप्लीट कर ले, उसके बाद उनको हटा दिया जाता है। तो ये भी एक चुनौती है। जैसे ही कैग ऑडिटिंग को अच्छे तरीके से समझता है तभी उनको रिजाइन करना पड़ जाता है, उनका टेन्यूर कंप्लीट हो जाता है। तो ये बाधकता है, ये इसके टेन्यूर में सुधार होने की जरूरत है। तो ये एक चुनौती है, इनका पैरामीटर्स बदलने की आवश्यकता है, थोड़ा सा लंबा ड्यूरेशन मिले ताकि अच्छे से वो ऑडिट कर सके। जैसा कि आप देखेंगे यूके में आपको कैग का कार्यकाल 10 इयर्स का है, ऐसे ही यूएस में यानी अमेरिका में आपको कैग का कार्यकाल 15 इयर्स का, 15 इयर्स का, 15। तो 15 साल में, और यूके में आप देख रहे हैं 10 साल का जो लंबा टेन्यूर हो पाता है, एक्सपीरियंस हो जाता है और ऑडिटिंग की वो हर एक पहलू को जान चुके होते हैं, जिसका अच्छा रिजल्ट आता है। तो ऐसा भारत में भी करना चाहिए। और ये शॉर्ट जो टाइम मिल रहा है, ये 65 इयर्स का जो हम लोग कैप पहना दे रहे हैं, इससे उनको बहुत कम टाइम मिल पा रहा, हो सकता है 2 ही साल हो, 3 ही साल का आकर हट जा रहे हैं, और जिससे ऑडिटिंग का सही मूल्य नहीं मिल पा रहा। और ये अगेंस्ट इंटरनेशनल कैग लाइक यूके और यूएसए का भी है। हम लोगों ने अभी बात किया यूके में 10 साल कैग का, यूएस में 15 इयर्स का। तो ये सब चुनौतियां हैं। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि कैग के जो भी ऑडिटिंग है उसको नो स्टैट्यूटरी रिकॉग्नाइजेशन, कोई वैधानिक पहचान नहीं है, कोई लीगल एक्शन करने के लिए राइट नहीं है। वो एक ऑडिटिंग रिपोर्ट करता है, प्रेसिडेंट को सेंटर में दे दिया, स्टेट में गवर्नर को दे दिया, और उनके मार्फत पीएससी में आ रहा है। तो यहाँ पर कोई उसके पास कोई राइट वैधानिक प्रोसीजर्स नहीं है, स्टैट्यूटरी रिकॉग्नाइजेशन उसके पास नहीं है। तो ये सब हम लोग देख रहे हैं कि चुनौतियां हैं इनके पास। आज हम लोग देखेंगे विनोद राय के समय, आप देखेंगे 11वें कैग के सामने ये चुनौती ज्यादा बढ़ के आया। विनोद राय ने एक्सेग्रेटेड लॉस ऑफ एस्टिमेशन बता दिया, यानी बढ़ा चढ़ा कर लॉस का आकलन को प्रस्तुत कर दिया, जिसके कारण कैग जैसे इंडिपेंडेंट अथॉरिटी को बाहरी, यानी बाहर मतलब समाज में उनका आलोचना हो रहा है एक इंडिपेंडेंट पोस्ट का। तो ये भी सही नहीं है। कैग को अपना रेपुटेशन बना के रखना पड़ेगा, गलत एक्सप्लेनेशन ना हो जाए, बहुत ही राइटली वो ऑडिटिंग करे और सही चीज लेकर आवे बिना कोई पक्षपात का। तो ये सब बिंदुएं हम लोगों को चुनौती दिख रही है। अब हम लोग आते हैं रिफॉर्मेशन। रिफॉर्मेशन में जरा सा आप देखिए, सबसे पहले विनोद राय पर ही आते हैं, फॉर्मर कैग थे। उन्होंने सुझाव दिया है कि अब जो है ऑल प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, पंचायत राज इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट फंडेड सोसाइटी, इन सब को, ये सब जो हैं कैग के दायरे में लाए जाए। जितने गवर्नमेंट फंडेड सोसाइटी हैं वो सब भी कैग के दायरे में लाए जाए। ये रिफॉर्म के बारे में बता रहे हैं। इसी तरह से विनोद राय ने बताया कि कैग एक्ट 1971 में भी अमेंडमेंट किया जाए, अमेंडमेंट किया जाए उसको। तो ये बातें उन्होंने कहा। फिर उन्होंने एक और सुझाव दिया विनोद राय ने, उन्होंने बताया कि जैसे सीबीसी के लिए कॉलेजियम सिस्टम होता है, वैसे ही कैग के लिए भी कॉलेजियम सिस्टम से अपॉइंटमेंट हो। तो इस तरह से उन्होंने बताया कि जो
IAA डिपार्टमेंट में है, उन्हीं में से कॉलेजियम सिस्टम बनाए और उन्हीं में से लोग अपॉइंट। तो ये सब बात बहुत अच्छा बात है। कॉलेजियम सिस्टम होने से अपॉइंटमेंट में जो एग्जीक्यूटिव का रोल है वो कम हो जाएगा। प्रशासनिक प्रधानमंत्री का और इस तरह का हम लोग पॉलिटिकल पार्टी का हस्तक्षेप कम पाएंगे। तो इस तरह का पॉइंट्स है। इसमें 2013 में LK आडवाणी का भी सजेशंस अच्छा है और जिसको स्वीकार हालांकि नहीं किया गया, पर देखिए उसमें क्या बिंदु हैं, बिंदु जानना जरूरी है। 2013 में LK आडवाणी ने बताया कि हमारे पास बाईपार्टीजन प्रोसीजर होना चाहिए फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ कैग। बाईपार्टीजन का मतलब होता है द्विपक्षीय नियुक्ति की प्रक्रिया, जिसमें बात किया गया कि प्राइम मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तथा लोकसभा तथा राज्यसभा, अपर हाउस और लोअर हाउस के ऑपोजिशन लीडर, ये 5 लोग मिलकर कैग को प्रस्तावित करें। तो ये सब बात है, ये LK आडवाणी का सजेशंस है। इसके अतिरिक्त PAC का भी हम लोगों ने चुनौती में ही डिस्कस किया कि PAC ने भी जो बताया कि कैग के अपॉइंटमेंट में पब्लिक अकाउंट कमेटी का भी सजेशन लिया जाए। तो ये सब बिंदु को हम लोगों को यहाँ सजेशन में जो बताई गई है ये सजेस्ट कर सकते हैं और द राइट सजेशन कैन इम्प्लीमेंट, उसको अच्छा से किया जा सकता है। सबके सजेशंस पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि कैग को अपनी ऑडिटिंग मैकेनिज्म को भी चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसका जो वर्किंग नेचर है बदल रहा है। क्लाइमेट फंडिंग, गवर्नमेंट सोसाइटीज फंडिंग से लेकर PPP मॉडल के इंटरप्राइजेज बन रहे हैं। तो ये सब बता रहा है कि उसको अपनी ऑडिटिंग मैकेनिज्म का दायरा बढ़ाना पड़ेगा और उसमें रिफॉर्मेशन की नीड है, आवश्यकता है। तो ये बातें हम लोग देख पा रहे हैं। इसी तरह से कैग ने ऑडिटिंग इश्यूज पर बताया कि हमें अपने ऑडिटिंग में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, टिकाऊ विकास की जो लक्ष्य है उसको भी ध्यान में रखकर अपना ऑडिटिंग प्रोसेस को लाना पड़ेगा। यानी ऑडिटिंग में आप देखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को भी बिल्कुल उस बिंदु पर ही फोकस करें, उसको भी ध्यान में रखें। गुड्स और सर्विसेज टैक्स को भी ध्यान में रखकर अपनी ऑडिटिंग इश्यूज को तैयार करना पड़ेगा, ड्राफ्टिंग करना पड़ेगा कि SDG में कितने जो खर्च हुए हैं उसके क्या हैं। तो ये सब आप देख पा रहे हैं कि बात की जा रही है कैग की तरफ से कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को भी ऑडिटिंग में ध्यान में रखा जाए। कितना इसे प्राप्त हुआ आप जानते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के 17 पॉइंट्स हैं। तो 17 पॉइंट्स पर SDG जैसे पॉवर्टी के बारे में, हेल्थ इश्यूज के बारे में, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बहुत सारे इश्यूज हैं। उसमें 17 प्रकार के बातें हैं जो मानव कल्याण से रिलेटेड हैं, तो उसको भी ऑडिटिंग में ध्यान देने की बात की गई है। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि जो कैग ने बताया है कि आपको बिग डेटा रिवोल्यूशन पर नहीं जाना, बल्कि हमको बिग डाटा मैनेजमेंट पॉलिसी पर ध्यान देना है। मैनेजमेंट कैसे करें हम लोग बिग डाटा का, इस पर बात करना। और इस संदर्भ में 2016 में इस बात को लाया गया और इस पर दिल्ली में डाटा मैनेजमेंट और एनालिसिस पर फोकस किया गया। और ये सराहनीय कदम है कि डाटा को डाटा में रिवोल्यूशंस में नहीं काम करो, हाउ टू डाटा मैनेजमेंट, इस पर बल देना। और ये सराहनीय कदम है कि डाटा को किस प्रकार से मैनेज किया जाए। तो ये अच्छा कदम है। इसी प्रकार से आप देखेंगे 2017 में कॉमनवेल्थ ऑडिटर्स जनरल कॉन्फ्रेंस हुई और इसमें 2 बिंदु जैसे इन्वायरमेंटल ऑडिट का बात आया और पब्लिक ऑडिट का बात आया। इन दोनों ऑडिट को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण का ऑडिटिंग, कंसर्न ऑफ इन्वायरमेंट ऑडिटिंग एंड पब्लिक ऑडिटिंग
टेक्नोलॉजी में अपेक्षित तकनीकी का प्रयोग करने का बात किया गया कि उसमें अपेक्षित तकनीक जैसे लेबार्जिंग टेक्नोलॉजी जिसको हम लोग कहते हैं अपेक्षित तकनीक को प्रयोग करने के लिए कहा गया। और ये अच्छा कदम है। 2 थीम्स यहाँ से आया कॉन्फ्रेंस में, जिसमें आप देख रहे हैं गवर्नमेंट इशूज को और लोक खाता दोनों के ऑडिटिंग पर अपेक्षित तकनीक का प्रयोग करने के लिए बात किया गया। और इसमें सभी जो कॉमनवेल्थ के कंट्री हैं इसमें पार्टनरशिप दिखला रहे हैं और वेल रूप से भाग ले रहे हैं, अच्छे तरीके से भाग ले रहे हैं। और ये पब्लिक ऑडिटिंग के क्षेत्र में एक विकासात्मक कदम। तो इस प्रकार से हम लोग सजेशन देख पा रहे हैं। भारत का कैग का जो आप रेल देखेंगे वो यूएन हेडक्वार्टर्स में सक्सेसफुली ऑडिटिंग किया। भारत के ऑडिटर्स का बहुत अच्छा क्या कहें उसको रेस्पेक्ट है। ऑडिटिंग हमारा जो कैग का ऑडिटिंग सिस्टम्स है उसको यूएन ने भी सराहा है। बहुत अच्छा ऑडिटिंग सेक्शन है। और हम लोग जानते हैं, पढ़े भी हम लोग पिछले वाले में कि 11 इंस्टीट्यूट ऑफ यूएन के 11 इंस्टीट्यूट का भारत मेंबर है, उसमें ऑडिटिंग मेंबर्स है। तो ये सब हम लोग देख पा रहे हैं, ये सब पॉइंट है इसमें। और इस तरह से ये जो कर रहा है इससे हम लोग को दिख रहा है कि इंडियन कैग की इससे क्रेडिबिलिटी बन रही है। तो ये सब बातें हैं और इसी के साथ मैं बंद कर रहा हूँ।